हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधि लॉ क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में क्या होता है, कहाँ से ये शुरू होती है और कैसे कैसे ये प्रोग्रेस होते हुए ये डॉक्ट्रिन बनती है केशवानंद भारती के केस में, ये सारा हम देखेंगे। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स मैंने इसलिए लिख दी है कि आप इनको एक बार एक सीरीज में समझ लें और उसके बाद वन बाय वन हम इनको डिटेल में समझेंगे। होता क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दो तरीके की पावर्स हैं। एक तो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की आर्टिकल 368 में, और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की पावर जो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू प्रोटेक्शन होता है वो आर्टिकल 13 में है कि कोई अगर ऐसा अमेंडमेंट आ गया जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू होकर के ऐसा कानून, ऐसा लॉ हटाया जा सके। ये आर्टिकल 13 हमें प्रोटेक्शन देता है। तो इन दोनों में जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना देती है, कोई ऐसा एक्ट पास कर देती है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा अमेंडमेंट कर देती है जो कि इन डेरोगेशन टू पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स होता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट होता है, तो वो इनवैलिडेट कर दिया जाता है आर्टिकल 13 में। तो ये आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। ये कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट है पार्लियामेंट और हमारे जुडिशियल सिस्टम की जुडिशियल रिव्यू की पावर का कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कहानी शुरू होती है यहाँ से 1951 में, जब पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए कम से कम ये 1980 के बमन राव के केस तक को हमें देखना पड़ेगा। ये वन बाय वन हम अभी आगे समझेंगे, पर मैं एक आपको बेसिक बात बता देती हूँ कि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लेकर के और सज्जन सिंह के केस तक, ये नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, तब तक नेहरू जी के पास फुल पावर थी। तो सुप्रीम कोर्ट उन्हीं के फेवर में ही बोलता था, मतलब गवर्नमेंट जो करती थी एब्सोल्यूट पावर गवर्नमेंट को थी, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने इन दो केसेस में सही ठहराया था कि ठीक है, पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है, फंडामेंटल राइट्स तक को छेड़ने की पावर है, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में। उसके बाद से थोड़ी थोड़ी सिचुएशंस बदली। गोलकनाथ के केस में ये केसेस रिवर्स फैसला आया, केशवानंद भारती में बैलेंस्ड फैसला आया, जिसे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। और फिर आगे कैसे कैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर के लिस्ट में कैसे कैसे फीचर्स ऐड हुए, ये बाकी सब इसके बाद वाले चेंजेस से, ये जो सीरीज है इससे हमें समझ में आ जाएगा। तो बस हम इसे स्टार्ट करते हैं। एक बार आप ये सीरीज ऑफ इवेंट्स देख लीजिए। ये जो ब्लैक में लिखे हैं ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। फर्स्ट, 4th, 17th, 24th, 25th, 26th, 29th, 39th, 42nd, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब हमें पढ़ने हैं। और ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, मिनर्वा मिल्स एंड बमन राव। तो ये एक सीरीज है, इसे आप देख लीजिए और फिर आगे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ। सी से कॉन्स्टिट्यूशनल, ए से अमेंडमेंट, हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, C.A. एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ हम शुरू करते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आने के फ़ौरन बाद 1951 में ही आ गया था, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, ये लाया क्यों गया था, इसमें बेसिकली 31A, 31B, 9th शेड्यूल, आर्टिकल 19(2) और 15(4) ये सब चीज़ें ऐड करी गई थी। क्या हुआ कि पहले हमारे पास जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो था हमारा फंडामेंटल राइट, कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट होता है। लेकिन आज़ादी के बाद ये मांग उठी कि जो
असमानता है समाज में, जो जिनके पास ज़मीन है उनके पास ज़मीन ही ज़मीन है, तो वो असमानता को ख़त्म करने के लिए गरीबों को भी ज़मीन मिले, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अक्वायर करेगी ज़मीन, एक सीलिंग फिक्स कर दी कि इतनी ज़मीन आप रख सकते हो, उसके ऊपर अगर आपके पास है तो वो गवर्नमेंट अक्वायर कर ले, अक्वायर करके फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट में उसको यूज़ करे। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने आर्टिकल 31A लाया। 31A में पावर ऑफ गवर्नमेंट थी फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड, कि भाई स्टेट जो है पब्लिक इंटरेस्ट में लैंड एक्वायर कर सकता है अगर ये फंडामेंटल राइट जो उस समय था, देन फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, उसके एब्रोगेशन में भी हो पावर टू गवर्नमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड, चाहे इससे फंडामेंटल राइट ही क्यों ना एब्रोगेट हो रहा हो, फिर भी वो गवर्नमेंट कर सकती है। ये एक चीज़ आई। 31B में क्या कहा गया कि जो भी शेड्यूल 9 में जो भी एक्ट्स, एक लिस्ट है उसमें एक्ट्स हैं, जो भी 9 शेड्यूल में लॉ रख दिया जाएगा उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकेगा। तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, ये एक तरीके की इम्यूनिटी मिल गई गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने ऐसा, पार्लियामेंट ने ऐसा चेंज कर दिया। और 9th शेड्यूल में एक बेसिकली 9th शेड्यूल जो है वो लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड है, वो लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड है। कि लैंड रिफॉर्म क्या है, लैंड रिफॉर्म्स में यही है कि अमीरों से ज़्यादा संपत्ति वालों से संपत्ति लेकर के और गवर्नमेंट एक बराबरी समाज में स्थापित करे, उसके लिए लैंड अक्वायर करके और जिनके लैंड है उन्हें कॉम्पनसेशन दे करके उस लैंड का गरीबों के हित में यूज़ करे उसको। तो ये लैंड रिफॉर्म्स थे। तो लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड जितने भी एक्ट पास होते थे जिन भी स्टेट्स के, वो स्टेट वो 9th शेड्यूल में रखे जा सके, और 9th शेड्यूल को 31B में इम्यूनिटी दे दी गई कि भाई वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा। कि मतलब किसी स्टेट ने कोई लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया तो उसके अंतर्गत सरकार जो भी ज़मीन अक्वायर करे फिर उस पर कोर्ट रिव्यू ना कर सके कि आपने ये फंडामेंटल राइट कैसे छीन लिया, कैसे आपने किसी की प्रॉपर्टी ले ली। ठीक है, ये किया। फिर 19(2) लाया गया। 19(2) में क्या था, पावर ऑफ स्टेट टू मेक लॉज विच इम्पोजेस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन 19(1)G। तो जो राइट टू बिजनेस होता है 19(1)G में कि कोई भी आप बिजनेस, अपना कोई भी प्रोफेशन कुछ भी कर सकते हो, उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात 19(2) में कर दी। 19(2) आ गया यही फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से। ये भी फंडामेंटल राइट के एक तरीके से एब्रोगेशन में हुआ कि जब आप किसी को कुछ भी बिजनेस, कुछ भी काम करने की छूट दे रहे हो, फिर उस पर आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने अपने जो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं DPSP के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, तो उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट करती है। भाई DPSP जो होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनमें जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ है कि भाई सब में समानता लाई जाए, तो लैंड एक्वायर करके समानता आएगी। फिर कहीं पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत है किसी के बिजनेस में, तो वो भी गवर्नमेंट मतलब बिजनेस अक्वायर कर सकती है, ऐसा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात आ गई। ठीक है, अब एक आर्टिकल 15(4) लेकर के आई गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ने एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया 15(4), ये फर्स्ट अमेंडमेंट में। इसमें क्या था कि जैसे आर्टिकल 15 कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी बेसिस पे, तो उसमें एजुकेशन वगैरह के लिए भी है, सब चीज़ों के लिए कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा बर्थ के बेसिस पे, रेस के, कास्ट के, सेक्स के, रिलीजन के। ठीक है, इन सब बेसिस पे नहीं किया जाएगा। पर आर्टिकल 15(4) में ये हुआ कि जो भी कुछ स्टेट करती है एक सोशली बैकवर्ड लोगों के लिए या शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ डिफरेंट उनको सुविधाएं देती है, जिसे रिजर्वेशन का नाम से आज हम जानते हैं। तो वो
भले ही फंडामेंटल राइट्स के एब्रोगेशन में है लेकिन वो वैलिड रहेंगे, ये दे दिया गया। ये एक्चुअली ये 15/4 जो लाया गया था, ये एक आप केस देखेंगे चंपकम दुराई राजन का केस था। तो उसमें ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भाई जो है सबको समानता के हिसाब से ही आर्टिकल 15 के हिसाब से चलेंगे। तो उसको ओवर पावर करने के लिए 15(4) लाया गया। गवर्नमेंट ने तो क्या किया, वीकर सेक्शन को प्रमोट करने की कोशिश करी। आर्टिकल 46 को कंप्लाई करते हुए, डीपीएसपी के आर्टिकल 46 को कंप्लाई करते हुए ये गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि वीकर सेक्शन को प्रमोट करे, तो वो रिजर्वेशन देती है। लेकिन उस रिजर्वेशन को फिर वो फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट करता है, तो उसको वैलिडेट करने के लिए आर्टिकल 15(4) गवर्नमेंट ने लाया। तो अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, उसको चैलेंज करने के लिए आया शंकरी प्रसाद का केस। 1951 में ही आ गया कि उसमें 9th शेड्यूल को और दूसरे अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया। लेकिन कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि आर्टिकल 13 का जो था, आर्टिकल 13(3) है, जो आर्टिकल 13(3) है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में उठा करके देखेंगे, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 13(3) के ए में देखिए, लॉ क्या इंक्लूड करता है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यहाँ कस्टम और यूजेज तक को भी उसमें कवर किया गया। लेकिन उसमें कहीं पर भी इंटेंशनली या किसी भी तरीके से ओमिट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात नहीं है। और कोर्ट ने यही इसी पॉइंट को इंटरप्रेट क्या कर दिया कि भाई ऑर्डिनरी कोई लॉ है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को ले जाता है, ख़त्म कर रहा है, इन डेरोगेशन ऑफ पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है, तो वो तो इनवैलिड हो जाएगा आर्टिकल 13 के अंडर में। लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट 368 आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आ रही है वो ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, तो उस पर आर्टिकल 13 नहीं लगेगा। और पार्लियामेंट ने जो भी अमेंडमेंट किए हैं वो सब क्या घोषित कर दिए गए, वैलिड, कि ये सब कुछ वैलिड है। तो ये था शंकरी प्रसाद का केस। तो फिर शंकरी प्रसाद के केस के बाद क्या हुआ, शंकरी प्रसाद के केस के बाद 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1955 में। 1964 में 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। 4th में वेस्ट बंगाल के लैंड रिफॉर्म एक्ट को इंक्लूड किया गया 9th शेड्यूल में। फिर 17th वाले में पंजाब, राजस्थान और कुछ जगहों के लैंड रिफॉर्म्स को 19th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया। धीरे धीरे सभी राज्य अपने अपने लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉज थे, एक्ट्स बनाए उन्होंने, वो 9th शेड्यूल में डालते जा रहे थे और उन्हें इम्यूनिटी मिलती जा रही थी कि अब तो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब गवर्नमेंट ने जो एक्ट बना दिया, जो लॉ बना दिया, वो 9th शेड्यूल में चला गया। अब गवर्नमेंट जैसे चाहे, बेसिकली प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए होते थे वो सब, तो गवर्नमेंट कर सकती है एक्वायर। फिर इन सब के बाद फिर आया एक सज्जन सिंह का केस, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान आया 1964 में ही आया। इसमें फिर क्या हुआ, फिर वही बात आई कि 17th अमेंडमेंट एक्ट को और 9th शेड्यूल को चैलेंज किया गया। 9th शेड्यूल को चैलेंज किया गया कि भाई लोगों को ये दिक्कत हो रही थी ना, जो राजा महाराजा लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो बहुत अमीर लोग थे, प्रॉपर्टी वाली थे, उनकी सबकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर करती जा रही थी। धीरे धीरे हर स्टेट एक्वायर करता जा रहा था और
उस पर कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो आकर के कोर्ट में ये अपना प्ली देते थे, ये प्लीड करते थे कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट अब्रिज हो रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा जो है फंडामेंटल राइट, वो तो गवर्नमेंट हमारे सारे प्रॉपर्टी एक्वायर करे जा रही है, लेकिन उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पा रहा था। तो सज्जन सिंह का केस आया, इसमें भी कोर्ट ने क्या किया, इसमें सेम वही शंकरी प्रसाद को अपहेल्ड कर दिया, रेट कर दिया। शंकरी प्रसाद का जो पीछे केस था उसको कहा कि भाई वही सही बात है और पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल अपहेल्ड और कहा कि भाई जो भी पार्लियामेंट करती है 368 में वो सब कुछ सही है, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस जब तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने तब तक किया था गवर्नमेंट को सपोर्ट, की गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है, गवर्नमेंट जो चाहे जैसे चाहे अमेंडमेंट कर सकती है। तब तक थी नेहरू जी की सरकार, नेहरू जी का सेंटर में और सारे स्टेट्स में कांग्रेस की ही सरकार थी, तो बड़ा ही पावरफुल थे, पूर्ण बहुमत से थे वो सारे राज्यों में भी और सेंटर में भी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या थी, सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से चाहे अनचाहे थोड़ा सा गवर्नमेंट के फेवर में रहती थी। जब गवर्नमेंट एक बहुत ह्यूज बॉडी और सुप्रीम कोर्ट भी एक पावरफुल ह्यूज बॉडी, तो जब दोनों आमने सामने हैं, तो अगर एक पावरफुल है, पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है, गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके बहुत खुल के अगेंस्ट नहीं जाती, भले ही सुप्रीम कोर्ट की नज़र में कुछ गलत काम हो रहा है। तो सज्जन सिंह के केस तक कुछ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा गवर्नमेंट जो करती है वो सब सही करती है। सज्जन सिंह के केस में 5 जजेस की बेंच थी। फिर आया गोलकनाथ का केस, गोलकनाथ का केस आया 67 में, सज्जन सिंह का आया था 64 में, इनका आया 67 में गोलकनाथ का केस। ये केस क्या था, गोलकनाथ 2 भाई थे पंजाब में। अब पंजाब में 2 भाई थे, इनके पास 500 एकड़ की कुछ ज़मीन थी। पंजाब सरकार ने भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ला दिया और 9 शेड्यूल में डाल दिया, और इनकी जो है ज़मीन सब छीनी जा रही थी। इनको केवल 60 एकड़ कुछ ज़मीन मिली और गवर्नमेंट ने कहा 500 में से बाकी तो 440 एकड़ आपको की एक्वायर होगी। तो ये चले गए कोर्ट, गोलकनाथ ब्रदर्स, ठीक है, 1967 में। अब अभी तक इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आ चुकी थी, क्योंकि 1964 में ही नेहरू जी की डेथ हो गई थी, और जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई थी उसमें आपस में कांग्रेस में थोड़ी फूट पड़ने लगी थी। तो जो एक बहुत पूर्ण बहुमत रहता था, वो पूर्ण बहुमत नहीं था। इंदिरा सरकार को बहुमत मिला था, पूर्ण बहुमत था, लेकिन 283 सीट्स मिली थी, बहुमत से 22 केवल ज़्यादा। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट की पावर क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। ऐसा अपेरेंट हो रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कांग्रेस में अंदर अंदर लड़ाई है, अंदर अंदर एकता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी अपनी पावर दिखानी शुरू करी, जो कि वो नेहरू सरकार के टाइम पे नहीं दिखा पाई। अब इसमें एक तो सज्जन सिंह के केस को दोबारा से देखना था, सज्जन सिंह का केस। तो क्या हुआ, सज्जन सिंह के केस में 5 जजेस की बेंच थी, तो उसके ऊपर दोबारा विचार करने के लिए अब बैठी 11 जजेस की बेंच। इसमें 11 जजेस की बेंच बैठी, बड़ी बेंच, ठीक है। रिव्यू करना था उन्हें ये, और फिर चैलेंज किया गया था वही 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था। 17th एक्ट चैलेंज किया गया था, चैलेंज्ड, ठीक है। और सज्जन सिंह के केस का रिव्यू था, सज्जन सिंह केस रिव्यू भी था भाई, ठीक है। तो अब की बार गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे चीफ जस्टिस थे के
सुब्बा राव, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो व्याख्या की गई थी कि 368 के अंदर, आर्टिकल 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं वो ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, ऐसा नहीं है। लॉ तो लॉ है, और जो भी कुछ आर्टिकल 368 में अमेंड किया जाएगा, जो भी कुछ आर्टिकल 368 में अमेंड किया जाएगा, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो भी इनवैलिड होगा, इनवैलिड हो जाएगा भाई। तो उन्होंने क्या किया, पोजीशन पूरी पलट दी, उन्होंने पूरी पोजीशन पलट दी। जो भी अभी तक शंकरी और सज्जन सिंह के केस में पोजीशन बनी थी, जो गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर मिली थी, उसको उन्होंने पलट दिया। कहा कि गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर नहीं है, गवर्नमेंट खूब जो है क्या कहते हैं बदले, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स को नहीं ख़त्म कर सकती। अगर फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करती है, फंडामेंटल राइट्स अगर ख़त्म कर दिए जाते हैं तो ऐसा लॉ क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा लॉ इनवैलिड हो जाएगा। ये कहा गया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। ठीक है, यहाँ पर लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक और अच्छी चीज़ दे दी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग दे दिया कि भाई इसके आगे से जो भी कुछ होगा ना, ये उस पे लगेगा कि अगर अब आगे से ऐसे कुछ भी रूल बनते हैं, जो भी होता है वो इनवैलिड हो जाएगा, जो कि आर्टिकल 13 के अगेंस्ट जाएगा। लेकिन अभी तक जो हो चुका वो सब कुछ ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ये बात बता दी गई। अब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को ये बात तो नहीं अच्छी लगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा गोलकनाथ के केस में ऐसा जजमेंट जो आ गया है कि गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, गवर्नमेंट जो है तानाशाही नहीं कर सकती, तो उन्होंने एक 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला दिया 1971 में। ठीक है, 24वां भी लाया, 25वां, 26वां, 29वां, सब जल्दी ले आया। 29वां अमेंडमेंट 72 में आया, 71 में 24, 25, 26 ये सब अमेंडमेंट ला दिए। तो एक एक करके देखते हैं। 24वें अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 13 में एक आर्टिकल जो सब क्लॉज था 4 डलवा दिया। उसमें साफ साफ कह दिया गया, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। ये बात इसमें कह दी गई कि भाई आर्टिकल जो 368 में जो भी कुछ हो रहा है उसके ऊपर यहाँ पे जो भी दिया हुआ है आर्टिकल 13 में वो अप्लाई नहीं करेगा। ये सेम बात लिखवा दी गई आर्टिकल 368 में भी। आर्टिकल 368 में क्या इंसर्ट हुआ, उसमें क्लॉज 3 इंसर्ट हुआ कि नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। दोनों आर्टिकल्स में साफ साफ लिखवा दिया कि कुछ भी हम 368 में अमेंडमेंट कर लें, चाहे वो इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो, पार्ट 3 का कोई भी राइट वो ले जाए, तो भी वो ऐसा लॉ इनवैलिड नहीं होगा। ये बात साफ साफ कर दी गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने। ये 24वें अमेंडमेंट में बड़ी बात करी। इससे क्या हुआ, इससे गोलकनाथ का जो केस था, गोलकनाथ का जो केस था उसको रिवर्स कर दिया गया। भाई रिवर्स हो गया ना, उसमें पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर दी गई, और इसमें क्या हुआ, इसमें ये बोल दिया गया कि भाई पार्लियामेंट, उसमें कहा गया एब्सोल्यूट पावर नहीं है, और इसमें 24th अमेंडमेंट एक्ट में फिर से एब्सोल्यूट पावर आ गई। तो अभी तक आपने देखा कैसे कैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लेकर के 24वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तक क्या क्या हुआ, इसकी कहानी आपने समझी। और इसके आगे की क्या डेवलपमेंट है, 25वें अमेंडमेंट एक्ट से आगे कैसे बढ़ती है बात, वो हम देखेंगे पार्ट 2 में, सेकेंड वीडियो में। दैट इज पिन्ड इन द कॉमेंट सेक्शन। So please do like, subscribe and share the video, and also watch the second video.